नमस्कार साथियों। हम लोग यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा 2012 के दोनों हल प्रश्न पत्रों को देखेंगे, पहला और दूसरा। सबसे पहले इतिहास को देखते हैं। वह हड़प्पी नगर किसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है, किस नदी पर स्थित है। देखिए साथियों, ये प्रश्न ही गलत दिया हुआ है। यहाँ पर क्या होना चाहिए कि वह हड़प्पी नगर एक बंदरगाह नगर है। लोथल वह किस नदी के किनारे है, तो भोगवा नदी के किनारे है, याद रखिएगा। R.S. बिष्ट ने इसकी खोज की थी। निम्नलिखित में से कौन मौर्य युगीन अधिकारी तौल माप का प्रभारी था, तो पोतवाध्यक्ष। सूनाध्यक्ष क्या होता था, बूचड़ खाने का अध्यक्ष। सीताध्यक्ष राज्य कृषि विभाग का अध्यक्ष होता था। पंड्याध्यक्ष जो है वाणिज्य का अध्यक्ष होता था, और पौतवाध्यक्ष तौल माप का तो था ही था। कौटिल्य का अर्थशास्त्र है एक, क्या है साथियों, शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है, याद रखिएगा। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस शासक के समय भारत की यात्रा की थी, तो हर्षवर्धन के समय में। ह्वेनसांग हर्ष, देखिए हर्ष में भी हा है और ह्वेनसांग में भी पहले हा है। इसका यात्रा वृत्तांत जो है वह सी यू की के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। फाहियान दोस्तों चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय आया था। महोदया किसका पुराना नाम था, तो कन्नौज का नाम था महोदया। निम्नलिखित में से कौन एक शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण है। कैलाश मंदिर एलोरा, याद रखिएगा। ये सीधे शैल को काट के बनाया गया है। शिव मंदिर है ये, याद रखिएगा। निम्नलिखित वंशों ने किस क्रम में दिल्ली पर शासन किया, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो पहले गुलाम वंश 1206 से 1290, फिर खिलजी वंश 1290 से 1320, फिर लोधी वंश 1450 से 1526, सैयद वंश। ट्रिक क्या है साथियों, गुलाब खिले तो सही लोधी, गुलाब खिले तो सही लोधी, खिले तो सही लोधी। तो गुलाब का मतलब गुलाम वंश, खिले का मतलब खिलजी, और तो का मतलब तुगलक, और सही का मतलब सैयद वंश। तो इस तरह से जब अरेंज करेंगे तो डी वाला विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों तबीयत लगातार नासाज है, ऐसे में आप लोगों से भी अपील यही करूंगा मैं कि अपने अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। बाहरी चीज़ों से एकदम तौबा कर लीजिए, कुछ भी बाहर का मत खाइए। बहुत ही संवेदनशील समय है, फीवर वगैरह अगर पकड़ लिया तो दिक्कत हो जाएगी, पढ़ाई लिखाई सब बाधित हो जाती है। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विधाओं में माहिर था, तो मोहम्मद बिन तुगलक। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया, इल्तुतमिश ने। निम्नलिखित में से किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है, तो अमीर खुसरो को तोता ए हिंद भी ने कहा जाता है। निम्नलिखित सूफियों में कौन कृष्ण को औलिया के अंतर्गत मानता था, तो मोहम्मद गौस। अच्छा सवाल है साथियों, रिपीट हो सकता है। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था साथियों बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में 1526 में। टोडरमल संबंधित थे साथियों मालगुजारी सुधारों से। उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, और अकबर के दरबार में ये नवरत्नों में से एक थे।
फिर क्या करना है, हल्दी घाटी का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध और खुसरो का विद्रोह, खानवा का युद्ध, ये सब मिलाना है। सीधे उत्तर में चलते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ। बिलग्राम का युद्ध शेर साहबा हुमायूं के बीच। खुसरो का विद्रोह जहांगीर से संबंधित है। और खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच 1527 में हुआ था। साथियों, पीडीएफ और करंट अफेयर से संबंधित जो भी मैटर है, साथ साथ पीडीएफ करंट अफेयर्स की, वो पाने के लिए टारगेट करंट AK 123 टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। यहाँ पर डेली आपको करंट अफेयर्स की क्विज भी कराई जा रही है, मंथली कराई जा रही है, महीने के हिसाब से। तो अभी हम लोग जनवरी की कर रहे हैं, वहाँ पे दिसंबर हो गया है, नवंबर हो गया है। और साथियों, इसके बाद ये तो 2012 का कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग संस्कृति IAS की टेस्ट सीरीज करेंगे, याद रखिएगा। संस्कृति IAS की टेस्ट सीरीज करेंगे, तो देखना ना भूलिएगा। किस चिश्ती संत के दरगाह पर अकबर दर्शन हेतु अधिक जाता था? तो मोइनुद्दीन चिश्ती। चित्रकला की मुगल शैली को आरंभ किया था किसने? हुमायूं ने। लेकिन इसका चरमोत्कर्ष साथियों कहाँ था? जहांगीर के समय में था, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है? तो बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। हेक्टर मुनरो और मीर कासिम के बीच हुआ था। ये 3 लोगों का गुट था। हेक्टर मुनरो अंग्रेजों की तरफ से था, मीर कासिम था, और नवाब शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय था। मुगल काल में दरबारी भाषा कौन सी थी साथियों? तो फारसी। अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ या हुई थी? तो लॉर्ड एलनबरो के समय में 1843 में। जब 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई, उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। निम्नलिखित में से किसने प्रमुख रूप से विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और उसे कानूनी रूप से वैध बनाने में सफलता प्राप्त की? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। गांधी जी का चंपारण आंदोलन था साथियों नील कर्मियों की समस्याओं के समाधान हेतु। सती प्रथा का उन्मूलन किया था किसने? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। कब? 1829 में किया था। राजा राममोहन राय ने भी इसके अंत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे? तो अबुल कलाम आज़ाद। माफ कीजिएगा। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी साथियों? एनी बेसेंट। यदि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष की बात करी जाए तो सरोजनी नायडू। 1917 में इन्होंने अध्यक्षता की थी कलकत्ता अधिवेशन की। किसने? एनी बेसेंट ने। मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन, जिसमें जिन्ना के दो राष्ट्र के सिद्धांत को मान्यता दी गई थी, हुआ था लाहौर में 1940 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस गवर्नर जनरल के समय में हुई थी? तो लॉर्ड डफरिन के समय में हुई थी। कब? 28 दिसंबर 1885। निम्नलिखित में से किसके द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में सर की उपाधि त्याग दी गई? तो रविंद्रनाथ टैगोर। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण कब दिया गया? तो होम रूल आंदोलन के दौरान।
एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया? अच्छा सवाल है। असहयोग आंदोलन के समय। यह आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था। निम्नलिखित में से किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया? तो चित्तरंजन दास या फिर CR दास ने। अलीपुर षड्यंत्र जो है पूछ लिया जाता है कब से कब चला, तो 1908 में यह षड्यंत्र बना था। इसमें 37 अभियुक्त थे। खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी के साथ अरविंद घोष भी थे। तो इनका बचाव जो है CR दास ने किया था। भारत में करजन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? तो GK गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। भारतीय कांग्रेस पर उदारवादियों एवं उग्रवादियों भारतीय कांग्रेस कहाँ पर उदारवादियों एवं उग्रवादियों दो भागों में विभाजित हो गई? तो सूरत अधिवेशन 1907। कौन सी महत्वपूर्ण घटना जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी? तो रॉलेट एक्ट का बनना। जलियांवाला हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में चला था। खिलाफत आंदोलन 1919, होम रूल आंदोलन 1916 और भारत छोड़ो आंदोलन 1942। इनको व्यवस्थित करेंगे तो विकल्प C सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस गवर्नर जनरल के समय हुई थी? तो लॉर्ड डफरिन के समय में हुई थी। ये तो हम लोग कर चुके हैं साथियों। भारतीय इतिहास में तिथि 6 अप्रैल 1930 किस लिए जानी जाती है? तो नमक सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी द्वारा नमक बनाकर कानून तोड़ना। 6 अप्रैल को गांधी जी दांडी पहुंचे थे और वहीं पर इन्होंने नमक बनाकर कानून तोड़ा था। और ये दांडी यात्रा कब शुरू हुई थी? 12 मार्च 1930 को। जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, यूके में निम्न में से किस एक पार्टी की सत्ता थी? तो लेबर पार्टी की। और उस समय प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे, याद रखिएगा। मुस्लिम लीग ने पृथक पाकिस्तान की मांग सर्वप्रथम की थी दोस्तों, तो 1940 में लाहौर अधिवेशन में। इसकी अध्यक्षता साथियों मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। नमक सत्याग्रह में गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने पर आंदोलन के नायक के रूप में उनका स्थान किसने ग्रहण किया? तो अब्बास तैयब जी ने। अच्छा सवाल है साथियों। अब्बास तैयब जी ने जो है उनका स्थान ग्रहण किया था। भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को कहाँ बंदी बनाया गया? तो बम्बई में आगा खां पैलेस में इनको नज़रबंद रखा गया था। याद रखिएगा पैलेस का नाम भी। अंग्रेजों पर अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट जुड़ा हुआ था किससे? मोतीलाल नेहरू से। अब जो है भूगोल से पूछे गए सवालों को देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है? तो अरुणाचल प्रदेश की। जंगल महल कहलाने वाला क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? तो पश्चिम बंगाल में। ये ऐसे सवाल साथियों मिसलेनियस में पूछ लिए जाते हैं। जंगल महल। निम्न नदियों में से कौन सी एक हिमालय की तीनों श्रेणियों को आर पार काटती है? तो सतलज नदी राकसताल से निकलती है। भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर कहाँ अवस्थित है? तो हैदराबाद में।
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग स्थापित है साथियों कहाँ? नई दिल्ली में। इसके लिए इस तरह से पढ़ना है, पहले कोलकाता में था, कोलकाता के बाद शिमला आया, शिमला के बाद पुणे गया और पुणे के बाद नई दिल्ली। तो इस तरह का क्रम जो है याद रखिएगा। कभी कभी अरेंज करने के लिए पूछ लेता है कहाँ से कहाँ स्थानांतरित हुआ। ये सवाल रिपीट हुआ है साथियों, यूपीपीसीएस प्री में रिपीट हुआ है ये। भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शीतकाल में वर्षा होती है? तो दक्षिण पूर्व में। तमिलनाडु के तट पर लौटते मानसून से वर्षा होती है। बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का किस राज्य में है? तो राजस्थान में। पेंच टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है। अति विवादित बबली प्रोजेक्ट निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में। भारत के निम्न टाइगर रिजर्व में से कौन सा मिजोरम में अवस्थित है? तो डम्फा। बुक्सा जो है पश्चिम बंगाल में है और भद्रा कर्नाटका में है। भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र वनाच्छादित है? तो मिजोरम में। इसको साथियों आपको आर्थिकी में कराया है, एक वीडियो डाली है, उसमें वन स्थिति रिपोर्ट पूरी की पूरी दी गई है। जो भी महत्वपूर्ण सवाल वहाँ से बन सकते हैं उन सबको कवर किया गया है, तो वो वीडियो जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए साथियों। भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल है कहाँ? गुजरात में। निम्न में से किस प्रांत में सोयाबीन खेती के अंतर्गत क्षेत्र सर्वाधिक है? यह भी आपको उसी में कराऊंगा। फसलों का उत्पादन और खनिज वगैरह सब का उत्पादन और भंडारण आपको बताऊंगा। निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य पत्तन का विशिष्ट उदाहरण है? तो हल्दिया। भारत में निम्न शैल तंत्रों में से किस में लौह अयस्क के प्रमुख जमाव पाए जाते हैं? तो धारवाड़ तंत्र में। पृथ्वी स्थित है साथियों शुक्र एवं मंगल के बीच में। निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा जर्मनी में अवस्थित है? तो ब्लैक फॉरेस्ट। पेरेनीज जो है फ्रांस में है, एटलस जो है अफ्रीका में है और एपिनाइन्स इटली में है। निम्न देशों में से किसे झीलों की वाटिका कहा जाता है? तो फिनलैंड को। सीकान नामक विश्व की सबसे लंबी रेल सुरंग स्थित है कहाँ? जापान में। कौन सा सही सुमेलित है? तो बुशमैन जो है कालाहारी में पाए जाते हैं, बाकी एस्किमो जो है उत्तरी ध्रुव कनाडा में, पिग्मी मध्य अफ्रीका में, बुंदू बुंदू पश्चिमी अफ्रीका में और बुशमैन कालाहारी अफ्रीका में पाए जाते हैं। ये जनजातियां हैं। अफगानिस्तान की सीमा उबनिष्ठ नहीं है साथियों रूस के साथ। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? तो नूक की समुद्र तल से ऊंचाई जो है कितनी है? 3 मीटर। ग्रीनलैंड की राजधानी है नूक। इस पर डेनमार्क का अधिकार है ग्रीनलैंड पर। यह विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। कौन सा? ग्रीनलैंड। इसकी राजधानी की ऊंचाई जो है समुद्र तल से 3 मीटर है। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? साइप्रस जो है, साइप्रस की राजधानी निकोसिया है, याद रखिएगा। बाकी कोलंबिया की राजधानी बगोटा है,
वेनेजुएला की काराकस और न्यूजीलैंड की वेलिंगटन, साइप्रस की तो निकोसिया बता ही दिया है। निम्नलिखित प्रशांत महासागरीय द्वीपों में से कौन मेलेनेशिया द्वीप समूह में सम्मिलित है? तो सोलोमन द्वीप जो है मेलेनेशिया द्वीप समूह में सम्मिलित है। मेलेनेशिया द्वीप समूह में जो है न्यू गिनी, पापुआ न्यू गिनी, मुलुकु द्वीप, सोलोमन द्वीप, फिजी, न्यू कैलेडोनिया और वनुआतू ये शामिल किए जाते हैं। निम्न में से किस एक देश में पंपास घास के मैदान स्थित हैं? तो अर्जेंटीना में। जनगणना से पूछे गए सवालों को देखते हैं। 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो बिहार। कितना है? 1106। ये भी याद रखिएगा। दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल है जिसका जनघनत्व 1028 है। उत्तर प्रदेश का याद रखिएगा 829। जनगणना के अनुसार भारत के निम्न राज्यों में से किस राज्य की सकल जनसंख्या के सापेक्ष नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है? तो सही जवाब है हिमाचल प्रदेश। 2001 से 11 के मध्य भारत के किस राज्य में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज हुई? तो नागालैंड में। और सर्वाधिक वृद्धि कहाँ दर्ज की गई साथियों? तो मेघालय में। याद रखिएगा मेघालय में 10 की वृद्धि की बात हो रही है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? न्यूनतम साक्षरता वाला जिला श्रावस्ती है। एकदम सही है साथियों। सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला देवरिया है। ये गलत है साथियों। न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला ललितपुर है। ये भी सही है। और नगर निगम क्षेत्र की जनसंख्या के आधार पर राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर जो है कानपुर है। ये कथन भी गलत है। इस प्रकार उत्तर विकल्प बी होगा। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला जो है जौनपुर है। याद रखिएगा। और नगर निगम क्षेत्र की जनसंख्या के आधार पर राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर कौन सा है? गाजियाबाद। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है साथियों कौन सा? तमिलनाडु। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न राज्यों में से किसका जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है? तो अरुणाचल प्रदेश। इसका याद भी रखिएगा 17 है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न राज्यों में से किसमें प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या सर्वाधिक है? तो केरल। 1084 है लिंगानुपात। भारत में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम रही साथियों कब? 2001 से 2011 के बीच। और सर्वाधिक कहाँ रही साथियों? 1961 से 1971 के बीच। ये भी याद रखिएगा, पूछ लिया जाता है। रिपीटेड सवाल है साथियों, पिछली बार भी आपको कराया है। 2011 में न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि हुई थी साथियों कहाँ? आंध्र प्रदेश में। इनमें से कौन भारत का प्रथम कानून मंत्री था? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर। मसाला उत्पादक पूछा गया है, छोड़ते हैं। विश्व में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक देश है कौन सा? भारत। ये अभी भी प्रासंगिक है। भारत में फसल बीमा योजना का शुभारंभ कब किया गया था? तो 1985 में। निर्यात हेतु आम की पसंदीदा प्रजाति है कौन सी? अल्फांसो। नवरत्न में सम्मिलित सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, इसको छोड़ते हैं साथियों। वर्तमान में 12 नवरत्न हैं और 12 ही महारत्न हैं, याद रखिएगा। कृषि का योगदान
इस समय राष्ट्रीय जीडीपी में कितना है? तो ये क्वेश्चन भी छोड़ते हैं, अभी 18+ है। राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी साथियों संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से। यही कथन गलत है साथियों। राउरकेला की स्थापना जो है जर्मनी के सहयोग से हुई थी। तो ये जो है उत्तर इन्होंने गलत दिया, यहाँ पर विकल्प डी सही होगा। वैट लगाया जाता है उत्पादन तथा अंतिम विक्रय के मध्य सभी चरणों पर। 2005 में यह लागू हुआ था, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत के शेयर बाजार के कार्य को नियंत्रित करता है? तो सेबी की प्रमुख कौन है साथियों? पहली महिला अध्यक्ष माधवीपुरी बुच हैं। माधवीपुरी हैं सेबी की पहली महिला अध्यक्ष। भुगतान संतुलन शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में किया जाता है? आयात और निर्यात के संदर्भ में। दलाल स्ट्रीट कहाँ स्थित है? तो एकदम बच्चा सवाल, मुंबई में है। पीली क्रांति का संबंध है साथियों किससे? तोरिया और सरसों के उत्पादन से। ललित एक उन्नत किस्म है किसकी? अमरूद की। ऐसे ही सवाल रिपीट कर लिए जाते हैं। देश में गेहूं उत्पादन की दृष्टि से निम्न राज्यों का अवरोही क्रम, इसको हम लोग आर्थिकी से करेंगे। उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? तो 1995 में। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना भी निर्मित है साथियों, कहाँ? बेतवा नदी पर। माता टीला बांध भी इसको कहा जाता है। कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है? तो आगरा में। इस बार यूपी से सवाल पूछे जाने की प्रबल संभावना है, इसलिए यूपी के सवाल चुन चुन के तैयार करने हैं। उत्तर प्रदेश की 16वीं विधानसभा का सर्वसम्मति से कौन अध्यक्ष चुना गया? तो इसको भी छोड़ते हैं, करंट अफेयर का सवाल है साथियों। उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है? तो पूर्वी क्षेत्र। निम्नलिखित कथनों पर कथन और कारण दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र योजना ग्रामीण युवा शक्ति को अपने ही ग्राम की शिक्षा द्वारा सेवा करने का अवसर उपलब्ध कराती है। सही है। मानकानुसार अध्यापक छात्र अनुपात को बनाए रखना इसका उद्देश्य है। तो कथन और कारण दोनों सही हैं, सही व्याख्या भी है। इसकी शुरुआत कब हुई थी उत्तर प्रदेश में? तो 2001 में। उत्तर प्रदेश में प्रारंभिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान कब शुरू हुआ था? तो 2001 में। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी नियोजित हैं कृषि क्षेत्र में। निम्नलिखित में कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो 88,000 ऋषियों की तपस्थली संकीसा नहीं बल्कि सीतापुर है, या फिर सीतापुर ही है साथियों, नैमिषारण्य जिसको कहते हैं। बाकी सूफी संत हाजी बारिश अली शाह की मज़ार जो है देवा शरीफ में है। भगवान बुद्ध का निर्वाण स्थल कुशीनगर और कबीर पंथियों का पवित्र तीर्थ स्थल मगहर है। जीटी रोड नहीं गुजरती है साथियों अलीगढ़ से। भारत में किस राज्य का लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश का। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता है? तो दिए गए जिलों में जो है रामपुर होगा। बाकी श्रावस्ती में सबसे कम साक्षरता है, ऑल ओवर भी और महिला भी। प्रसिद्ध चरकुला नृत्य संबंधित है ब्रजभूमि से।
उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक उपज है साथियों गन्ना। उत्तर प्रदेश में होली के त्यौहार पर लठमार होली मनाई जाती है तो कहाँ? बरसाना में। जी हाँ, लठ जहाँ बरसता है तो वह कहाँ? बरसाना में। बरसाना में बरसे लठ। ऐसे याद रखेंगे इसको। लोकगीत दिया गया और मिलाना है। बिरहा जो है पूर्वांचल में गाया जाता है, रसिया ब्रजभूमि में और आला बुंदेलखंड में, कजरी जो है अवध में गाया जाता है। उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन होता है प्रतापगढ़ जिले में। उत्तर प्रदेश में रेलवे कोच फैक्ट्री स्थापित की जा रही है रायबरेली में। यमुना एक्सप्रेस वे की लंबाई साथियों कितनी, कहाँ से कहाँ तक है? ग्रेटर नोएडा से आगरा तक यमुना एक्सप्रेस वे 165 किलोमीटर इसकी लंबाई है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ट्रोनिका सिटी नोएडा में नहीं है साथियों। बाकी बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ में है, प्लास्टिक सिटी कानपुर में है, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव में है। ट्रोनिका सिटी की स्थापना कानपुर में की गई है, ना कि नोएडा में। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो झांसी में। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जिगर जो हैं गोरखपुर के नहीं थे, बाकी जोश जो हैं मलियाबाद के थे, मिर्जा गालिब आगरा के, अमीर खुसरो जो हैं एटा के थे। जिगर जो थे साथियों मुरादाबाद से संबंधित थे, ना कि गोरखपुर से। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है साथियों? कानपुर नगर। गौतम बुद्ध नगर साथियों सर्वाधिक साक्षर जिला है, गौतम बुद्ध नगर, याद रखिएगा। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक साक्षरता वाले जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक साक्षरता वाले 4 जिलों का सही अवरोही क्रम क्या है साथियों? तो गौतम बुद्ध नगर सर्वाधिक साक्षर है, उसके बाद कानपुर, फिर औरैया और फिर गाजियाबाद। इसके बाद करंट अफेयर्स के सवाल हैं साथियों, इनको छोड़ते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। विविध पर। नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में। अच्छा सवाल है, एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी पंतनगर में 1960 में। केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो मैसूर में। अब जो है दूसरा पेपर आ गया है साथियों, इसमें पहले इतिहास को देखते हैं। किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था? तो लॉर्ड डफरिन ने। भाखड़ा नागल बांध परियोजना किसकी संयुक्त परियोजना है? तो हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? क्योंकि इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उसके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है। अच्छा सवाल है, रिपीट कर सकता है। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? तो शुक्र। ओजोन परत मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो समताप मंडल में। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार, अनंतिम पूछा गया है, इसको छोड़ते हैं, अनंतिम तो नहीं पूछा जाएगा। अंतिम आंकड़ों के अनुसार 2001 से 11 की अवधि में भारत में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर कितनी थी? तो 17.64% या फिर 17.7%।
सर्वाधिक वृद्धि किस राज्य में हुई? तो मेघालय। और सर्वाधिक सबसे कम वृद्धि नागालैंड में, जो कि निगेटिव रही। आपको पहले भी बता चुका हूँ। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत जनसंख्या 35 वर्ष की आयु से कम की है? तो 65%। विश्व जनसंख्या दिवस उस दिन की याद में मनाया जाता है जब विश्व की जनसंख्या अनुमानतः 5 अरब हो गई थी। वह दिन कौन सा था? तो 11 जुलाई 1987। बहुत अच्छा सवाल है साथियों। ये तो सबको पता होगा कि 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस, लेकिन कब? 1987। संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? तो जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान कैसा है साथियों? तो ना ही कठोर ना ही लचीला। विकल्प सी सही उत्तर है। ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया था? तो जुलाई 1947 में। 18 जुलाई 1947, या डेट याद रखिएगा, पूछ ली जाती है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का विचार कहाँ से लिया गया? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया? तो 22 भागों में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है, ठीक है। भारत एक प्रभुसत्ता संपन्न राज्य है, ये भी ठीक है। भारत में लोकतांत्रिक समाज है, ये भी ठीक है। भारत एक कल्याणकारी राज्य है। तो क्या करना है देखते हैं कौन सा सही है। तो चारों कथन सही हैं साथियों। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? संविधान सभा के द्वारा। भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? तो भाग 4 का में। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर जो है इनको जोड़ा गया था। मूल अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बालकों के नियोजन से सीधा संबंधित है? तो अनुच्छेद 24। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे मूल अधिकारों का संरक्षक समझा जाता है? तो न्यायपालिका को। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में निहित है? पुरुषों और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन जो है नीति निर्देशक तत्वों में इसका प्रावधान किया गया है। भारत में निम्न में से कौन राजकोषीय नीति निर्धारित करता है? तो वित्त मंत्रालय। राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? तो उपरोक्त में से किसी के द्वारा नहीं। जी हाँ साथियों, यह एक स्थायी सदन होता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? तो 143। 143 मतलब आई लव यू, ठीक है। राष्ट्रपति को जो है उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति, तो राष्ट्रपति कहता है उच्चतम न्यायालय से आई लव यू। 143। तो आई लव यू होगा तो बातचीत तो होगी फिर। भारतीय संविधान का केवल और केवल ट्रिक है, इसको अन्यथा मत लीजिएगा। भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है? तो भाग 11 और अध्याय 1। निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक प्राधिकरण हैं? तो राज्य निर्वाचन आयोग सही है। वित्त आयोग ये भी ठीक है। पंचायत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी ये भी ठीक है।
तो डी विकल्प सही है इसका। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण के सदस्य हैं या निर्वाचक मंडल के सदस्य हैं? तो संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य नहीं साथियों, संसद के दोनों सदनों के केवल और केवल निर्वाचित सदस्य। तो पहला वाला सही नहीं है। तो देखिए 3 कथन खारिज हो गए, 3 विकल्प बचा क्या, 2 और 3। राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य और तीसरा है संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। तो इस तरह से एलिमिनेट करके हम लोग कभी कभी उत्तर दे सकते हैं। संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है क्योंकि राष्ट्रपति की शक्तियों की कोई सीमा नहीं है। तो कथन तो सही है लेकिन कारण सही नहीं है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी है साथियों किसके लिए? लोकसभा के प्रति। अनुच्छेद 75(3) के अनुसार। और 75(3) में यह प्रावधान किया गया है लोकसभा के प्रति। पहला और तीसरा तो दोनों सही हैं। और अनुच्छेद 74(3) के अनुसार तो 1, 2 और 3 एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत। जी हाँ साथियों, लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। दूसरा संवैधानिक बाध्यता है। संवैधानिक बाध्यता है किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 75(3) में। इस प्रकार 1, 2, 3 तीनों कथन सही हो जाएंगे। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं। देखिए फिर से वही सवाल एक तरह से रिपीट कर दिया गया है। यहाँ पर उपराष्ट्रपति हो गया है, इससे पहले राष्ट्रपति था। तो संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य मतलब निर्वाचित और मनोनीत दोनों। निम्नलिखित में से किसके बारे में संसदीय समिति गठित नहीं की गई है? तो अल्पसंख्यकों के कल्याण के बारे में। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 249। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 312। क्या संविधान के अंतर्गत भारतीय संघ के राज्य विदेशी ऋण सीधे लेने की शक्ति रखते हैं? तो सही जवाब है नहीं रखते हैं। न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था है साथियों भारत और यूएसए दोनों में। निम्नलिखित में से किस बाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो आयोग प्रिय सवाल है केशवानंद भारतीय मामले में। संविधान के निर्वाचन के बारे में विधि के सारवान प्रश्न से संबंधित वाद पर विचार करने के लिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो 5। त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली स्थापित करने की अनुशंसा सर्वप्रथम किसके द्वारा दी गई थी? तो बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा 1957 में। अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात कही थी। पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? 73वां संविधान संशोधन 15 अगस्त 1993 को प्रभावी हुआ, यही कथन गलत है। यह 15 अगस्त को नहीं बल्कि 24 अप्रैल 1993 को प्रभावी हुआ था। इसी उपलक्ष्य में जो है प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को जो है पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक कौन है साथियों? एडम स्मिथ।
निम्नलिखित में से कौन सा 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है? तो 12 से 17, सभी को पता होगा। निर्मल भारत अभियान योजना का निम्नलिखित में से किससे संबंध है? तो किसी से भी संबंध नहीं है इसका। निर्मल भारत योजना जो है 2012 से लागू है। इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत, सामुदायिक, गांव स्तर तथा स्कूल एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में शौचालयों का निर्माण कराया जाएगा। देश में खुले में शौच का समापन इस अभियान का उद्देश्य है। तो अच्छा सवाल है साथियों, पूछा जा सकता है। निर्मल भारत अभियान योजना 2012 में शुरू की गई थी। भारत की राष्ट्रीय आय कौन अनुमानित करता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। अब जो है इसका नाम नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन कर दिया गया है, ऑफिस कर दिया गया है। दो 2019 में जो है इसका नया नाम कर दिया गया है CSO और NSSO, इन दोनों को मिलाकर NSO का निर्माण किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी एक नकदी फसल नहीं है? तो सोयाबीन नकदी फसल नहीं है। निम्न में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा निर्यात मद है? दोस्तों इसको आर्थिक समीक्षा से करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक मुख्यतः लघु उद्योगों के संबंध में कार्य करता है? तो सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। हेडक्वार्टर इसका साथियों कहाँ है? तो लखनऊ में है, याद रखिएगा, पूछ लिया जाता है। उन्नीस सौ 1990 में इसकी स्थापना हुई थी। भारत का औद्योगिक वित्त निगम किस रूप में कार्य करता है? तो एक विकास बैंक के रूप में। निम्न समूहों में कौन FMCG में शामिल नहीं किया जाता है? फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में। तो डेयरी उत्पाद, दूध व पनीर को जो है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में शामिल नहीं किया जाता है। निम्नलिखित में से किस वित्तीय वर्ष में भारतीय रुपये का 2 बार अवमूल्यन किया गया? तो 1991 से 92 के बीच। दोस्तों अब तक भारत में 3 बार अवमूल्यन किया गया है। पहली बार 1949 में हुआ था जब RBI का राष्ट्रीयकरण हुआ था। उसके बाद 1966 में हुआ था भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद, और फिर उसके बाद 1991 में। तो तीनों वर्ष याद रखिएगा, पूछ लिए जाते हैं। लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती है? तो पृष्ठ तनाव के कारण। निम्नलिखित में से विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है साथियों? तो चांदी। डायनमो परिवर्तित करता है साथियों यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा? तो वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। अधोलिखित में कौन सा रंग इंद्रधनुष के मध्य दिखाई देता है? मध्य में दिखाई देता है, तो हरा रंग। क्रम साथियों बिबिग्योर वाला है, तो बिबिग्योर जब हम लोग लिखेंगे तो उसमें जो है हरा रंग, ग्रीन, बीच में दिखाई देगा। फिर हाइग्रोमीटर साथियों आर्द्रता नापने में इस्तेमाल होता है। बैरोग्राफ वायुमंडल दाब नापने में। सिस्मोग्राफ भूकंप नापने में इस्तेमाल होता है। और एनीमोमीटर जो है वायु का वेग नापने में इस्तेमाल होता है। एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के कारण। निम्नलिखित में से किसे चूहा विष के रूप में
प्रयोग किया जाता है? तो जिंक फास्फाइड। खट्टे दूध के उत्पादों में कौन सा अम्ल होता है? तो लैक्टिक अम्ल। निम्नलिखित मिश्र धातुओं में से किसे अमलगम कहते हैं? तो सही जवाब है पारा और जस्ता। अच्छा सवाल है साथियों, इसको लिख लीजिएगा। जिंक और पारा दोनों को अमलगम कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन परजीवी पादप है? तो गोल्डन राइस जो है परजीवी पादप है। कौन सा जीवित ऊतक उच्च वर्गीय पौधों में जैव पोषक वाहक का कार्य करता है? तो फ्लोएम। जाइलम जो है जल का संचरण करता है पौधों में, फ्लोएम फूड का करता है। नोस्कापीन किससे प्राप्त होता है? तो पोस्ता से प्राप्त होता है। निम्नलिखित अम्लों में से किसको बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग करते हैं? तो टार्टरिक अम्ल को। संकल्प परियोजना किसके उन्मूलन से संबंधित है? तो HIV एड्स के उन्मूलन से संबंधित है। कार्डियोग्राम कान से संबंधित है। ECG जो है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ हृदय से संबंधित है। EEG जो है मस्तिष्क से संबंधित है। और मैमोग्राम वक्ष से संबंधित है, याद रखिएगा। मानव स्वास्थ्य के लिए ट्रांस वसा सामान्यतः हानिकारक समझा जाता है क्योंकि यह स्तर कम करता है किसका? HDL का। HDL का स्तर कम करता है और हानिप्रद LDL का स्तर बढ़ाता है। मानव तंत्र में प्रतिआक्सी कारकों का कार्य क्या है साथियों? तो सही जवाब है यह मुक्त मूलकों के प्रभाव से कोशिकाओं को बचाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट की बात हो रही है। अधोलिखित में से कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है? तो प्रकाश संश्लेषण। जेम्स डी वाटसन तथा फ्रांसिस क्रिक का संबंध निम्नलिखित में से किसकी खोज से है? तो DNA की संरचना से। वाटसन और क्रिक। रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है? तो विटामिन K की। निम्नलिखित रेडियो तत्वों में से किसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति के मापन में किया जाता है? तो रेडियो सोडियम। रक्त कैंसर या फिर ल्यूकीमिया बीमारी की रोकथाम के लिए प्रयोग किए जाने वाले रेडियो समस्थानिक कौन सा है? तो फास्फोरस 32। आर्सेनिक 74 ट्यूमर की पहचान के लिए, कोबाल्ट 60 जो है कैंसर, सोडियम 24 रक्त व्यतिक्रम, आयोडीन 131 थायराइड ग्रंथि सक्रियता से संबंधित है। निम्नलिखित कार्बनिक पदार्थों में से कौन सा प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाता है? तो सेल्यूलोज। ये साथियों रिपीट किया गया है सवाल। कंप्यूटर की स्थायी स्मृति को क्या कहते हैं? तो रोम। रैम दोस्तों अस्थायी स्मृति होती है। फिर निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्मजीवी जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं? तो साइनोबैक्टीरिया। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो हाइड्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बाकी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और मीथेन जो है ग्रीन हाउस गैसें हैं। भारत की 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों को छोड़ देते हैं। रिक्त स्थानों में उचित चयन को भरें। 2011 में उत्तर प्रदेश का अभिलिखित वन क्षेत्र अपने कुल क्षेत्रफल का था कितना? तो 7%। तो वन स्थिति रिपोर्ट 2021
आपको आप देख सकते हैं, पूरी वीडियो आपको उपलब्ध कराई गई है, वहाँ से इसको अपडेट कर लीजिएगा। और आप देख सकते हैं कि जो भी कंटेंट दिया है वाकई में वो परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है कि नहीं है। तो एक बार उस वीडियो को जरूर जाके देखिए। फिर तर्क शक्ति परीक्षण आया है, उसको छोड़ते हैं। और करंट अफेयर्स भी आया है, उसको भी छोड़ते हैं और विविध पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने इंडियन इकोनॉमी गांधीयन ब्लूप्रिंट नामक पुस्तक लिखी है? तो चौधरी चरण सिंह ने। ये भारत के 5वें प्रधानमंत्री रहे हैं, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसने ट्रस्टीशिप की अवधारणा प्रस्तुत की थी? तो महात्मा गांधी ने। भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है? तो सूरत में। 2009 से 12 के दौरान भारत के कुल खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश का अंश लगभग कितना रहा? तो इसको छोड़ते हैं। 2011 से भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन के पद पर कौन कार्यरत हैं? इसको भी छोड़ते हैं, आपको करा दिया है, उसी वीडियो में सारा कराया है। नियुक्तियां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर दोनों खबर कराई हैं, तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। ये सवाल भी करंट अफेयर्स का ही है। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम कब से प्रभावी हुआ? तो 2002 से प्रभावी हुआ। अच्छा सवाल है। 2001 में पारित हुआ ऊर्जा संरक्षण अधिनियम और 2002 से प्रभावी हुआ, याद रखिएगा। तो साथियों, दोनों पेपर कंप्लीट हुए और इसी के साथ ये पूरी सीरीज भी कंप्लीट होती है। अब जो है आपको आर्थिक परिदृश्य परीक्षा वाणी से आर्थिक परिदृश्य कराऊंगा। उसका एक वीडियो आपको दे दिया है, जिसकी चर्चा अभी वीडियो में मैं कर भी रहा था। और संस्कृति आईएएस का टेस्ट सीरीज करवाऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।